नमस्कार। मैं पौरस कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम राणा सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं। राणा सांगा मेवाड़ का शासक तो बन गया, लेकिन उसने अनुभव कर लिया कि उसका राज्य चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ है। दिल्ली पर इस समय सिकंदर लोदी का शासन था। यद्यपि उसका अधिकांश समय विद्रोही अफगान सरदारों को दमन करने में व्यतीत हुआ, फिर भी उसने बिहार को जीतकर सल्तनत को मजबूत बनाया था। वह ग्वालियर नहीं जीत सका, परंतु उसने धौलपुर, अवंतगढ़, नरवर और चंदेरी पर अपना अधिकार कर लिया था और सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। उसने नागौर के मुस्लिम शासक मोहम्मद खां को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर राजस्थान पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उसने रणथंबोर जीतने का भी असफल प्रयास किया। उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर आसीन हुए। उसका प्रारंभिक समय तो अपने विरोधियों का दमन करने में बीता, और जब उसने राजस्थान की ओर कदम बढ़ाया तो उसे सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा। सांगा के राज्यरोहण के समय मालवा में नसरुद्दीन का शासन था। 1511 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद वहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। कुछ अमीरों के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसके विरोधी अमीरों के गुट ने उसके छोटे भाई साहिब खां को सुल्तान बना दिया। चंदेरी के राजपूत मैदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी ने पुणे मालवा की सल्तनत हथिया ली। इस पर साहिब खां के सहयोगी अमीरों ने दिल्ली और गुजरात से सहायता प्राप्त की, तो मैदिनी राय ने महाराणा सांगा की सहायता प्राप्त की, और इस तरह मालवा के सुल्तान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। उसके अंतिम वर्ष पुर्तगालियों के वर्चस्व को समाप्त करने में व्यतीत हुए। नवंबर 1511 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। उसने मालवा की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप किया तथा मैदिनी राय के प्रभाव को समाप्त करने में गहरी रुचि ली। परिणाम स्वरूप उसे मेवाड़ के महाराणा सांगा से संघर्ष करना पड़ा। गुजरात के सुल्तानों ने मेवाड़ के क्षेत्रों को अधिकृत करने की अपनी नीति को जारी रखा। दिल्ली, मालवा, गुजरात के अलग अलग मुस्लिम राज्यों से सांगा को विशेष भय नहीं था, किंतु तीनों को संयुक्त होने से मेवाड़ राज्य को भारी क्षति हो सकती थी। अतः सांगा ने अपने पूर्व के आश्रयदाता करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि परगने जागीर में देकर उसे उत्तरी पूर्वी सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। इसी प्रकार अपनी दक्षिणी और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए सिरोही और बागड़ के शासकों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। सांगा के राज्यारोहण के समय जहाँ तक राजस्थान की स्थिति का प्रश्न है, वह भी कोई अच्छी नहीं थी। इस समय मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कच्छवा तथा हाड़ौती के हाड़ा चौहान अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हुए थे। 1508 ईस्वी में राव गंगा मारवाड़ का शासक बना, जिसने राठौड़ों की अन्य शाखाओं मेड़ता, बीकानेर आदि को अपने प्रभुत्व में लाने का प्रयास किया। बीकानेर का राठौड़ अपने को मारवाड़ के राठौड़ों से वरिष्ठ समझते थे, अतः वरिष्ठता के प्रश्न को लेकर दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1505 ईस्वी में लूणकसर बीकानेर का शासक बना। उसने ददेरवा को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा विद्रोही सामंतों को शासन की सर्वोपरि सत्ता मानने को विवश किया। उसने फतेहपुर शेखावटी के कायमखानी मुसलमानों को परास्त किया और भटनेर के राजपूतों का राज्य छीनकर अपने राज्य में मिला दिया। इधर 1510 ईस्वी में पृथ्वीराज आमेर का शासक बना, जिसने अपना राज्य अपने 9 पुत्रों में विभाजित कर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों की सीमाओं को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया। हाड़ौती के शासकों को कभी मालवा तो कभी मेवाड़ के आक्रमणों और राजनीतिक दबावों का निरंतर सामना करना पड़ रहा था। फिर भी वे अपनी शक्ति संगठित करने तथा अपनी सीमाओं को विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे। राजस्थान के राजपूत शासकों की विस्तारवादी नीति का शिकार मेवाड़ को भी बनना पड़ा। महाराणा ऊदा के शासनकाल में और तत्पश्चात महाराणा रायमल के शासनकाल में मेवाड़ के अधीन बहुत से क्षेत्रों पर पड़ोसी राजपूत शासकों ने अधिकार कर लिया था। महाराणा रायमल ने उन क्षेत्रों को पुनः हस्तगत करने का कोई प्रयास नहीं किया। अतः महाराणा सांगा का प्रथम कार्य मेवाड़ के उन खोए हुए प्रदेशों को पुनः अधिकृत करना था। तत्पश्चात राजस्थान के राजपूत शासकों पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित करना था, ताकि इन राजपूत शासकों की ओर से निश्चिंत होकर मालवा, गुजरात और दिल्ली के शासकों की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगा सके। सिंहासन ग्रहण करने के बाद सांगा ने मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था को ठीक किया। उसने अपने राज्य के वित्तीय साधनों को भी विकसित करने का प्रयास किया ताकि मेवाड़ के सैन्य संगठन को मजबूत बनाया जा सके।
उसके बाद राजस्थान पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अजमेर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अजमेर से वह चाकसू की तरफ बढ़ा तथा उस पर अधिकार आक्रमण करके उसे भी अधिकृत कर लिया। चाकसू को उसने पूरनमल को जहांगीर में मिला दिया। सांगा ने दिल्ली सुल्तान से चाकसू छीन लिया। इस विजय से मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ और सांगा का वर्चस्व स्थापित होने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। सिकंदर लोदी के अंतिम दिनों में सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल देखकर दिल्ली सल्तनत के अधीन वाले मेवाड़ की सीमा से लेकर कुछ भागों में अधिकृत कर अपने राज्य में मिला लिया। इब्राहिम लोदी उसके छोटे हुए जलाल खां के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ हो गया था, क्योंकि सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत व्याप्त इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इससे इब्राहिम लोदी ने क्रुद्ध होकर सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोनों के बीच संघर्ष का एक कारण यह भी था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी मालवा पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और इसके लिए सांगा को पराजित करना आवश्यक था, क्योंकि सांगा भी मालवा को अपने अधीन रखने हेतु प्रयत्नशील था। इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में ससैन्य मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी की निर्णायक पराजय हुई तथा लोदी राजकुमार बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में सांगा भी बुरी तरह से जख्मी हुआ। उसका एक बाजू कट गया तथा एक तीर का आघात लगने से वह लंगड़ा हो गया। खातौली के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने अपना अभियान जारी रखते हुए टोडा भीम के निकट अपना पड़ाव डाला। इब्राहिम लोदी ने सांगा से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियां मक्खन के नेतृत्व में एक शाही सेना सांगा के विरुद्ध भेज दी। सुल्तान को शाही सेना के दो सेनानायकों मियां हुसैन फरमूली तथा मियां मासूफ फरमूली पर कुछ संदेह हो गया, अतः सुल्तान ने मियां मक्खन को एक गुप्त संदेश भिजवाया कि इन दोनों सेनानायकों को बंदी बना ले। लेकिन इन दोनों सेनानायकों को गुप्त संदेश की जानकारी मिल गई और वो दोनों शाही शिविर छोड़कर राणा सांगा की शरण में चले गए। इससे राणा की शक्ति में वृद्धि हो गई। तत्पश्चात धौलपुर के निकट बारी नामक स्थान पर दोनों पक्षों में भारी संग्राम हुआ, जिससे शाही सेना बुरी तरह पराजित होकर भाग खड़ी। राणा सांगा ने चंदेरी के आसपास का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से छीनकर मेदिनी राय को सौंप दिया। इससे महाराणा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1519 से 1526 ईस्वी का काल राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। 1519 ईस्वी में सांगा गागरोन के युद्ध में विजय होकर मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया। इसके बाद तो उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती चली गई। 1526 ईस्वी में सांगा द्वारा सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करना उसकी शक्ति का चरमोत्कर्ष था। तब तक अनेक हिंदू राजाओं और सरदारों ने उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। कर्नल टाड ने लिखा है कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। वस्तुतः सांगा ने अपने पड़ोसी राजपूत शासकों, मालवा और गुजरात के सुल्तानों तथा दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित करके अपने आप को राजपूत शासकों में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। अनेक हिंदू शासक और सामान्य जनता उसे हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक समझने लगी थी। राजपूत शासकों और सरदारों को तो ये विश्वास होने लग गया था कि राणा उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की अवश्य स्थापना कर लेगा। इस प्रकार 1526 ईस्वी तक राणा ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके और 1526 ईस्वी तक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को अपने चरम शिखर पर पहुंचा दिया था।